आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आप। ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं शुगर इंडस्ट्री का जो सेकंड मेथड है वो हम देखते हैं। शुगर फ्राम शुगर केन। फर्स्ट हमने देखा था कि हमने शुगर को बीट शुगर से कैसे बना सकते हैं, और अब हम 13% जो एनर्जी हमें मिल रही होती है पर डे वो शुगर से ऑब्टेन होती है। और ये यूज़ हो सकती है एनर्जी प्रोडक्शन और बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं जो हम शुगर को यूज़ करते हुए सिंथेसाइज करवा सकते हैं। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं इसकी। तो हिस्ट्री में सबसे पहले तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है कि न्यू गिनी एक इलाका है इंडिया में, न्यू गिनी। तो वहाँ पर ये ऑलमोस्ट 8000 BC में ये डिस्कवर हुई थी शुगर। और फिर ये आगे चलकर एशिया और यूरोप में ये ट्रेड होती रही है। वास्को डे गामा जो था पोर्टुगीज में लेकर आया था ये। और 1689 में जो शुगर थी वो सबसे पहले केन शुगर की गई थी, शुगर केन से इसको बनाया गया था। यूएसए ने ये काम किया था। तो बीट शुगर से तैयार किया गया था। यानी आपसे ये पूछा जा सकता है बीट शुगर 1747 में की गई थी। और फिर सब कॉन्टिनेंट में 1936 में एक इंडस्ट्री जो थी वो ये कायम हो गई थी, रावली शुगर मिल जिसका नाम है रावली शुगर मिल। ये सब कॉन्टिनेंट में इस्टेब्लिश हुई थी। और 1948 में फ्रंटियर शुगर के नाम से भी एक कंपनी बनाई गई थी, फ्रंटियर शुगर मिल। ये भी एक जो इंडस्ट्री थी वो बनाई गई थी। इसके अलावा 114 शुगर मिल्स जो हैं ये पाकिस्तान में हैं। और ऑलमोस्ट 78 जो मिल्स हैं वो वर्किंग में हैं पाकिस्तान में। और पाकिस्तान जो है ये 5th नंबर पे है शुगर की प्रोडक्शन में। 5वें नंबर पे पाकिस्तान प्रेजेंट है जो शुगर की प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये कुछ इसकी हिस्ट्री थी। अब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल की बात कर लेते हैं। शुगर बेसिकली इसका जो रॉ मटेरियल है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। नंबर वन के जैसे शुगर केन से आप बना सकते हैं जो हमने स्टडी करना है। फिर आप बीट से बना सकते हैं, बीट शुगर। फिर आप स्टीविया प्लांट जो है इससे बना सकते हैं, स्वीट सरगम इससे बना सकते हैं। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जिनसे आप शुगर को हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर केन। मैन्युफैक्चरिंग सर आवाज नहीं आ रही।
हाँ जी, आवाज आ रही है या नहीं? अब आ रही है सर। ठीक है। हम बात कर रहे थे कि ये आपके पास केन जो होता है, ये 8 से 10 माह के दरमियान ये तैयार होता है। और इसकी तैयारी के बाद आप क्या करते हैं, इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग जो होती है वो दोनों तरीकों से हो सकती है, बाय हैंड या बाय मशीन। दोनों मेथड्स के ज़रिए आप इसकी हार्वेस्टिंग करवा सकते हैं। और हार्वेस्टिंग करवाने के बाद इसको 24 आवर्स में आपको इंडस्ट्री तक शिफ्ट करना होता है। और ये जो मरहला है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि अगर आप 24 आवर्स के अंदर इसको ट्रांसफ़र नहीं करते तो इन्वर्जन ऑफ शुगर हो सकती है। इन्वर्जन इन्वर्जन हो सकती है। इन्वर्जन क्या होती है? बेसिकली कि जो आपका सुक्रोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। तो इसलिए हमें 24 आवर्स में इसको इंडस्ट्री में पहुंचाना होता है कटिंग के बाद। तो ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप आपके पास आ जाता है, वो है वॉशिंग ऑफ शुगर केन। वॉशिंग में क्या होता है कि ये 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले में आप क्या करते हैं, फर्स्ट आप प्रेशर अप्लाई करते हो। प्रेशर अप्लाई करते हो, इससे क्या होता है कि जो ड्राई इम्प्योरिटीज होती हैं, वो रिमूव हो जाती हैं। ठीक हो गया। तो पहले आप ने प्रेशर अप्लाई कर देना है। दूसरा स्टेप होता है, वाटर जेट्स होते हैं, जेट लगे होते हैं, वाटर जेट्स आप यूज करते हैं। ठीक है। और इसके तकरीबन 40 डिग्री के ऊपर आपने इसको यूज करना होता है, वाटर जेट को। ठीक है जी। और वाटर जेट के जरिए आप इसको साफ करते हो। ड्राई इम्प्योरिटीज के साथ साथ इसमें जो वाटर में सोलबल चीजें होती हैं वो भी रिमूव हो जाती हैं। फिर अगेन आप वाटर वॉशिंग करवाते हो। वॉशिंग से क्या होगा, फिर वो डस्ट पार्टिकल या कुछ जो रह गया होगा अच्छे से वो रिमूव हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप में होता है ये सारा काम। इसके बाद इसकी कटिंग होती है, चॉपिंग जिसे कहते हैं आप। चॉपिंग क्या होती? चॉपिंग बेसिकली कटिंग होती है केन शुगर की इनटू अनइक्वल पीसीस। छोटे छोटे पीस बना लेते हैं आप कट करने के बाद। लाइक ये आपके पास केन है, तो इसको आप कट करके इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे। वो ज़रूरी नहीं है इक्वल ही हो, वो अनइक्वल ही हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप 2 तरह के कटर यूज करते हैं। एक कटर जो होता है वो होता है लेवलार कटर। लेवलार कटर, इसकी हम बात कर लेते हैं पहले। लेवलार कटर क्या होता है एक्चुअल में? ये आपके पास ये ब्लेड्स हैं, ये जो मैंने लाइन से शो करवाई ये ब्लेड्स हैं। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम पिंच कहते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 3 इंच का डिस्टेंस होता है इनके दरमियान। लेवलार कटर जो होते हैं ये 9 to 11 ब्लेड्स होते हैं सीरीज में। तो सीरीज में ये ब्लेड होते हैं, ये क्रश करते हैं, चॉपिंग करवाते हैं। ठीक है जी। और इनका डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया कितना होता है, 3 इंच का डिस्टेंस होता है। और अगर आप बात करें इनकी स्पीड की तो ये 400 से 600 रेवोल्यूशन पर मिनट इनकी स्पीड होती है। इसके अलावा इसमें के जो आपके पास दूसरा कटर है वो है कटर नाइफ्स। कटर नाइफ्स क्या होते हैं? इनमें आपके पास 2 इंच का डिस्टेंस होता है। 2 इंच यानी डिस्टेंस है। और ये ब्लेड्स हैं इसके। ठीक है। और ब्लेड की जो हाइट होती है, यहाँ पर हाइट जो होती है वो 1.5 इंच होती है। और स्पीड इनकी भी सेम है, 400 से 600
रेवोल्यूशन पर मिनट के लिहाज से ये घूम रहे होते हैं। और इसके बाद चॉपिंग के बाद आप क्रशिंग करवाते हो। क्रशिंग जैसे आपने ना कभी गन्ने का जूस बनता हुआ देखा हो, तो वो डालता है मशीन में, तो वो जो गन्ना होता है उसके सेल्स रप्चर होते हैं, वो सारा जो जूस होता है वो एक प्याले में वो निकल जाता है, क्रश हो जाता है ना। तो क्रशिंग में भी यही सीन होता है कि एक क्रशर यहाँ पे आप या ग्राइंडर आप लेते हैं, और जो पीसीज होते हैं छोटे छोटे आपको जो मिलते हैं, उसको आप वहाँ पे मिक्स कर देते हो, उसके अंदर डाल देते हो क्रशर के अंदर। और ये कुछ इस तरह से ब्लेड्स होते हैं इसके अंदर, सा शेप्ड ब्लेड इनको कहते हैं। सा शेप्ड ब्लेड्स होते हैं इनके ऊपर। तो ये जो ब्लेड होते हैं ये बेसिकली रप्चर करते हैं केन शुगर के अंदर, जो सेल्स के अंदर जो शुगर अवेलेबल होती है उनको ये रप्चर करते हैं, और जो जूस होता है वो फिर वो बाउल या किसी और चीज में वो निकल जाता है। इसके बाद होती श्रेडिंग। ये 3 स्टेप जो हम देख रहे हैं ये कटिंग के लिहाज से स्टेप्स हैं, याद रखना है आपने। इसमें क्या होता है कि सेल्स और जो फाइबर होते हैं, शुगर केन स्लाइसिस थी ना जो हमने बनाई थी, शुगर केन स्लाइसिस, उनके हमने पीसीस बना लिए थे, स्लाइस कर लिए थे उनके, बना लिए थे पीसीस। अब ये स्लाइसिस जो होंगी इनको रप्चर करते हैं, तोड़ते हैं आप, और आपको जूस मिलता है। और आफ्टर श्रेडिंग जो होती है आपको एक होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो ऑब्टेन हो जाता है। यहाँ पे 2 तरह के कटर आप यूज करते हैं, एक होते हैं मैक्सवेल कटर, और दूसरे होते हैं स्विंग हैमर कटर, स्विंग हैमर कटर। तो ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है जी। और इनकी स्पीड होती है 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट। और यहाँ पर जो सेल की रप्चरिंग होती है वो ऑलमोस्ट 85% तक कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम करवाते हैं मिलिंग। मिलिंग क्या होता है कि यहाँ पर एक ट्राइएंगुलर पैटर्न में रोलर लगे होते हैं ऐसे, इस तरह से ना आप इसके अंदर वो डालते हो, क्रश करवाते हो मिलिंग में। ये इसमें वो बने होते हैं ब्लेड्स। और इसमें क्या होता है कि एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो बाकी जो 2 होंगे, ये उल्ट वैसे डायरेक्शन बता दी, अगर 2 क्लॉकवाइज घूम रहे तो एक एंटी क्लॉकवाइज है, या एक एंटी क्लॉकवाइज है तो 2 क्लॉकवाइज होंगे। तो ये इस तरह से ये आपके पास लगे होते हैं। और इसके अंदर आप जब उसको डालते हो, रोलर होते हैं बेसिकली, तो यहाँ नीचे ट्रे होता है, और ट्रे या पैन जो आप ले रहे हैं उसमें वो रॉ शुगर जो होता है वो ऑब्टेन होता जाता है। ठीक हो गया। रॉ शुगर जो होता है वो यहाँ पे आपको मिलता जाता है मिलिंग में। फिर आ जाती बैगस। बैगस की बात करते हैं। बैगस क्या होता है कि जब आप रॉ शुगर ऑब्टेन कर लेते हो तो उसके बाद आपको पता है जो वेस्ट मटेरियल आपको मिलता है, वेस्ट मटेरियल जो आपको मिलता है वो बैगस होता है। और इसको आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो। सेलुलोज, सेलुलोजिक फाइबर्स होते हैं बेसिकली ये। और इसको आप एनर्जी प्रोडक्शन में यूज कर सकते हो, पेपर की प्रिपरेशन में यूज कर सकते हो, क्योंकि पेपर में जो मैक्सिमम अमाउंट होती है वो सेलुलोज की ही होती है। तो वहां पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रा जूस जो मिलता है, रा जूस ये कुछ इम्प्योरिटीज रखता है, डस्ट पार्टिकल हो गए, बैगस हो गए, या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। तो हमें इसको प्योर करना होता है, ये तो काम था जूस की एक्सट्रैक्शन का। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसको प्योर करना होता है। जूस अब मिल जाता है, उसको एज इट इज हम यूटिलाइज नहीं करते, हम उसकी प्योरिफिकेशन करवाते हैं।
तो प्योरिफिकेशन ऑफ रॉ जूस की हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 जो आपके पास होती है वो स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग ऑफ जूस, इसमें क्या आप करते हैं कि जो रॉ जूस आपको मिलता है उसको एक सीव, सीव समझते हैं, छाननी टाइप, सीव से पास करते हो। ऐसे ये जाली होती है और इसके ऊपर आप कह लें ये पोर्स हैं। तो जब आप रॉ जूस इसके अंदर ऐड करते हो, मैश या सीव्स, छोटे छोटे प्राइमरी एसी स्क्रीनिंग इसे कहते हैं, ये पास करते हैं आप, तो तकरीबन ऑन एवरेज 1 to 10 मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब जो इम्प्योरिटीज होती हैं ये 1 ml से आपको मिलती हैं। याद रखना है, ये इतनी इम्प्योरिटीज आपको मिल रही होती है प्राइमरी स्क्रीनिंग करवाने के बाद। फिर आपके पास ऑप्शन आता है सेकेंडरी स्क्रीनिंग। सेकेंडरी में क्या होता है कि आपके पास इस तरह से ये सीव्स होते हैं, एक कंटेनर है उसके अंदर सीव्स हैं और इनका जो पोर साइज होता है वो 0.8 से 0.2 मिलीमीटर होता है। ठीक है, और एक वाइब्रेटिंग शीट लगी होती है इसके अंदर जो कि वाइब्रेट करती रहती है, और जो जूस होता है वो आपको एक अच्छी फॉर्म में मिल रहा होता है, सेपरेट कर लेते हैं आप। तो वाइब्रेशन के बाद जो इम्प्योरिटीज हैं, पार्टिकल्स हैं, वो अलग होते रहते हैं और जूस जो होता है वो प्योर आपको ऑब्टेन हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें क्लेरिफिकेशन की, ये तो स्क्रीनिंग थी जूस की। फिर हम क्लेरिफिकेशन की बात करते हैं कि क्लेरिफिकेशन क्या होती, बाज़ का कलर आ जाए, पीएच चेंज हो जाए, तो फिर हमें केमिकल ट्रीटमेंट या मैकेनिकल या कोई और ट्रीटमेंट जो होते हैं वो करने पड़ते हैं। तो हमारे पास क्लेरिफिकेशन के डिफरेंट ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। तो उनमें जो पहला है वो होता है मैकेनिकल क्लेरिफिकेशन। मैकेनिकल क्लेरिफिकेशन में क्या करते हैं आप कि इसमें एक मटेरियल होता है डाई एटोमिशियस अर्थ, जो कि एक एड्सॉर्बर होता है और इसको आप जूस के अंदर ऐड कर देते हो। इसकी एडिशन से क्या होता है कि जूस की जो पीएच होती है वो एडजस्ट हो जाती है और मिक्सचर जो होता है वो क्लीन आपको मिल जाता है। ये अच्छा प्रोसीजर है क्योंकि जो इम्प्योरिटीज वगैरह होती हैं वो डायटोमिशियस अर्थ जो होता है वो उसको एड्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है केमिकल क्लेरिफिकेशन। केमिकल में वही बात है जो प्रीवियस हम करते आए हैं, इसमें कुछ एडवांस हैं, लाइक फास्फिटेशन प्रोसेस यहाँ आप करवा सकते हैं। अब फास्फिटेशन में क्या होता है, सक्रीन्ड लिक्योर जो आपको मिलता है, यानी आपने क्लेरिफाई किया और जो लिक्विड आपके पास होता है उसको 60 से 70 डिग्री पे आपने हीट करना होता है। विद फास्ट हीट करने के बाद आप उसमें फास्फोरिक एसिड और लाइम ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद मिक्सचर को क्लेरिफायर टैंक में भेजा जाता है जहाँ हीटिंग कॉइल्स होती हैं, वो हीटिंग प्रोवाइड करती हैं उसको। और इसके नतीजे में क्या होता है कि आपको कुछ एज अ रिजल्ट प्रेसिपिटेट मिलते हैं, ट्राई कैल्शियम फास्फेट के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने फास्फेट फास्फोरिक एसिड डाला होगा और लाइम डाला होगा तो उसके नतीजे में आपको ट्राई कैल्शियम फास्फेट मिलेगा। और ये जो मटेरियल आपको मिलता है ये इम्प्योरिटीज को इंट्रैप कर लेता है। ठीक है, और इस तरह से ये आपका लाइक ये मटेरियल था, ट्राई कैल्शियम फास्फेट मिला है, इसके अंदर इम्प्योरिटीज होंगी, ये उनको एब्जॉर्ब कर लेगा और सरफेस के ऊपर ये एक झाग की फॉर्म में लेयर बन जाएगी इनकी। तो इनसे आप तकरीबन 25 से 45% जो मटेरियल होता है, अनवांटेड मटेरियल, उसको रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन में आप क्या करते हैं सर कि यहाँ
आप CO2 और लाइम जो होता है इसको यूज करते हैं 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिल जाते हैं। ठीक है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब करता है एक तो, और दूसरा काम जो होता है ये आपके पास कलर जो होता है उसको रिड्यूस करता है। अब फर्स्ट आपने लाइम ऐड कर देना है। लाइम की एडिशन से क्या होता है, पीएच जो होती है वो राइज हो जाती है, लेकिन जब आप CO2 पास करते हैं तो पीएच डिक्रीज होके 7.7 से 8.5 तक आ जाती है। ठीक है। ये ही एक प्रोसेस है जो इंडस्ट्रियल लेवल पर आपको देखने को मिलता है। ठीक हो गया। इसके बाद आप सल्फिटेशन करवाते हैं। सल्फिटेशन में क्या होता है कि SO2 जो गैस होती है वो आप जूस के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है। और ये क्या करता है कि एक तो कलर जो होता है उसको रिड्यूस कर देता है, और जूस को दूसरा ये क्लियर करता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, जब आप इसको पास करवाते हो सर, तो जो इवेपोरेटर होता है जब उसमें ये जाती है गैस, तो वहां पर जाकर ये स्केल जनरेट कर सकती है। स्केल और स्लज ये हम पढ़ चुके हैं। स्केल जनरेट हो सकते हैं। ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम काज कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है डीकलोराइजेशन एंड फिल्ट्रेशन एंड फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है कि जो कलर्ड मटेरियल होता है उसको रिमूव करवाते हैं आप, और उसको रिमूव करवाने के लिए डिफरेंट आप मटेरियल यूज कर सकते हैं, लाइक बोन, बोन चार फिल्ट्रेशन, फिर एक्टिवेटेड कार्बन, एक्टिवेटेड कार्बन यूज कर सकते हैं। फिर आप आयन एक्सचेंज रेजिन्स वगैरह यूज कर सकते हैं। आयन एक्सचेंज रेजिन्स आप यूज कर सकते हैं। ये कुछ मटेरियल है जो कलर को रिमूव करवा सकता है। इसके बाद जो प्रोसेस आता है वो है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि पार्टिकल जो होते हैं, लाइक ये आपके पास जूस है, और इस जूस के अंदर पार्टिकल्स डिसॉल्व हो चुके हैं। आप क्या करते हो कि सेडिमेंटेशन करवाते हो तो जो क्लियर जूस होता है वो ऊपर रह जाता है, और जो मड होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है। अब ये सारा काम करने के बाद आपको 85% तक वाटर मिलता है। 85% तक आपको यहाँ पे वाटर मिल जाता है, यानी सॉरी वाटर कह रहा हूँ, 85% तक आपको क्लियर जूस मिल जाता है यहाँ पे। इसके बाद आ जाता है इवेपोरेशन का प्रोसेस। क्योंकि अभी वाटर काफी ज्यादा होता है जूस के अंदर, तो उसको कंसंट्रेटेड करना होता है। जो आपके पास क्लेरिफाइड जूस आपको मिलता है 85% उसमें वाटर होगा। उसको आप मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर में ऐड करते हैं, जहां पे आप उसका 2/3 जो वाटर होता है वो रिमूव करवा देते हैं, और आपके पास 65% जूस मिल जाता है जो कि सॉलिड हो जाता है, और 35% जो होता है ये वाटर रहता है। अभी ये आपको मिल रहा है जूस। इसके बाद आप करवाते हो उसकी क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इसमें क्या करते हैं, आप ट्रे लेते हैं, पेन, और उसमें ये शुगर के मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं, और कुछ जो क्रिस्टल्स होती हैं वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं।
और इसको हीट करते हैं तब तक जब तक कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना आपको मिल जाए। तो एट सैचुरेटेड पॉइंट ओरिजिनल जो शुगर मालिक्यूल होते हैं वो तब आप ऐड करते हो। और इन तमाम जो छोटे छोटे मालिक्यूल्स को आप ऐड करते हो तो ये क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेशन में मददगार साबित होते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम आपका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में हो रहा होता है। इसके बाद हम करवाते हैं उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है कि यहाँ पर आपने क्या करना होता है कि मेसिक्विट आपको ना एक लिक्विड मिल रहा होता है। मेसिक्विट जो होता है ये एक रिएक्टेंट है, और इसको आप सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में ऐड करते हैं। जो आपको अभी तक सारी चीजें मिली हैं, लास्ट में जो प्योरीफाइड जूस है वो मेसिक्विट होता है, उसको आप इसके अंदर ऐड करते हैं। और यानी जूस और क्रिस्टल जो होता है वो, सॉरी, दोनों चीजें क्रिस्टल और जूस आपको मिल रहा होता है। तो आप इनको ऐड करते हो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर, जहां आप जो क्रिस्टल होती हैं उनको सेपरेट कर लेते हो, और जो सिरप आपको मिलता है आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन उसको मदर लिकोर कहते हैं। उसको मदर लिकोर कहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आप ग्रेन्युलेशन करवाते हो उसकी। ग्रेन्युलेशन में क्या होता है कि आप जो ड्राइड प्रोडक्ट होता है उसको आप सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सेंड कर देते ग्रेन्यूल में, ग्रेन्यूल चैम्बर में। वहां पे उसकी ग्रेनुलेशन होती है और ड्राई किया जाता है उसको। और तकरीबन जो ग्रेन्यूल्स फार्म्ड होते हैं उनमें 98% प्योर शुगर होती है। अब यहाँ पर ये जो स्टेज आपको आती है ना, जहाँ पे 98% प्योर शुगर होती है, तो ये अच्छी शुगर होती है, याद रखें। अभी इसको मजीद रिफाइन करना होता है तो वो रिफाइनिंग वाले प्रोसेस में नहीं गई होती। मतलब इतने यहाँ पे केमिकल नहीं आपने लगाए होते, केमिकल से पाक शुगर ये होती है। लेकिन जब आप इसको लेकर जाते हो रिफाइनिंग के अंदर, रिफाइनिंग में फिर आगे से केमिकल यूज होते हैं, तो वहां पर ये शुगर जो होता है उसमें केमिकल की अमाउंट ज्यादा होने की वजह से वो इतनी, मतलब आप कह सकें केमिकली वो अच्छी नहीं रहती, खाने के काबिल इतनी नहीं होती जितनी ये 98% वाली शुगर होती है। अब रिफाइनिंग का प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। रिफाइनिंग ये होता है कि जो ब्राउन शुगर होती है ना, जो मैंने आपको बताया 98% है, उस ब्राउन शुगर को आपने कन्वर्ट करना होता है व्हाइट शुगर में। ठीक हो गया, व्हाइट शुगर में आपने कन्वर्ट करना होता है। तो इसको ही कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ केन शुगर। तो ये थर्ड स्टेप होता है मेन। जो इसमें डिफरेंट आपके पास आ सकते हैं, आप एफिनेशन करवा सकते हैं उसकी। एफिनेशन क्या होती है कि आपने ये शुगर क्रिस्टल ले ली जो प्रिपेयर हो चुकी हैं, इनके ऊपर चूंकि मोलेसिस की एक लेयर होती है, मोलेसिस एक लिक्विड ही होता है, इनके ऊपर वो लेयर होती है मोलेसिस की। तो इसको आपने रिमूव करना होता है। जो आपके पास शुगर मिलती है ना लास्ट में, वो मोलेसिस की लेयर अपने ऊपर रखती है। तो इनको आप क्रिस्टल को ट्रीट करते हैं 50 डिग्री पे, आप इनको हीट करेंगे। ठीक है, और इसकी जो लेयर होगी वो वैनिश होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया, जो लेयर होगी वो डिस्ट्रॉय होना शुरू कर देगी। और ये काम आपने करते जाना है। और इसमें फिर आप क्या करते हो कि कुछ सैचुरेटेड सिरप आपको जो मिलता है उसको आप रिमूव करते हो क्रिस्टल के गिर्द। जो अब आपके पास यहाँ पे मिक्सचर मिलेगा उसमें सिरप होगा एक तो, जो आपने ये रिमूव किया है वाटर ऐड कर करके या हीट करते हुए, और साथ में आपको क्रिस्टल मिले हैं। ठीक है, अब हमें सेपरेट करना है सिरप से क्रिस्टल्स को। तो हम क्या करेंगे, अगेन इसकी करवा देंगे सेंट्रीफ्यूगेशन।
सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमें जो क्रिस्टल अलग मिल जाएंगी और सिरप अलग मिल जाएगा। यहाँ से क्या होता है कि शुगर केक जो होता है वो आपको सेपरेट कर लेते हैं, वो उसको आप हॉट वाटर से, और इसको आगे मेल्टर में भेज देते हैं। ठीक है। और मेल्टर के अंदर जाकर आपने क्या करना होता है, वो जो शुगर केक आपको मिल रहा है यहाँ से, उसको आप डिजोल्व करवा देते हो दोबारा से, ताकि जो मजीद इम्प्योरिटीज हैं वो उसके अंदर निकल जाएं। और अगेन फिर आप उसकी क्लेरिफिकेशन करवाते हो सेकंड स्टेप में। ये जो आपको क्रिस्टल मिलती है ना, इनको दोबारा से आपने शुगर केक बोल देते हैं इनको, तो इनको डिजोल्व करवाना होता है, फिर हीट करके। तो क्लेरिफिकेशन फिर आप इनकी करवाते हैं दोबारा से। क्लेरिफिकेशन में क्या होते हैं वो सारे स्टेप हमने देख लिए हैं। फिर आपकी क्रिस्टलाइजेशन इनकी करवाते हैं, वो भी हमने देख लिए। और सेंट्रीफ्यूगेशन का अमल फिर होता है, फिर ग्रेन्युलेशन होता है। तो ये सारा प्रोसेस रिपीट होता रहता है, और फिर आपको जो फाइनली फॉर्म होती है 100% जो शुगर आपको मिलती है फिर जाकर। तो इस सारे में स्टोरेज और यील्ड वगैरह और पैकिंग फिर आप इनकी कैलकुलेट करते हैं, पैकिंग करते हैं, यील्ड कैलकुलेट करते हैं। और मैं आपको कंसंट्रेशन बता देता हूँ। जो रॉ शुगर होती है, एक्चुअल में रॉ शुगर जो होती है, ये 100% इसकी यील्ड होती है। और जो वाइट शुगर होती है, रॉ का मैंने आपको बताया ना, जो ब्राउन शुगर होती है, इसकी 93 से 94% यील्ड मिलती, क्योंकि कुछ जो यील्ड होती है वो कम हो जाती है रिफाइनिंग प्रोसेस के अंदर। और फिर जो सिरप होता है इसके अंदर, वो 5% शुगर रखता है। और इसमें जो वेट लॉस होता है, वो ऐश का जो वेट होता है या राख, जो वो 0.7% होता है इसमें। तो ये एक मेथड था जिससे हम शुगर को प्रिपेयर कर सकते हैं, कि केन शुगर से हम शुगर को कैसे बनाएं। तो ये दो आपको मेथड बताने थे, और शुगर इंडस्ट्री से आपने यहीं तक ही करना है। कल हम लेदर इंडस्ट्री और फिर पेपर इंडस्ट्री की बात करेंगे। तो कोई सवाल है आपका तो पूछ सकते हैं जी। कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ लें।